छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनावी बिगुल अब बज गया है। मोदी और शाह के आने पे भी नहीं बजा था, खड़गे के आने पे भी नहीं बजा था। चुनाव का बिगुल बजता है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा से। भाजपा ने इसमें कांग्रेस के मुकाबले एक लीड ले ली है और उसकी वजह भी थी। उसने अपने 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 21 उम्मीदवार, 90 में से 21। ये तमाम वो 21 सीटें हैं जो भाजपा हारी हुई थी। न केवल एक बार हारी थी, एक से ज़्यादा बार हारी हुई थी, कई बार की हारी हुई सीटें थी जो भाजपा की अपनी लिस्ट में सी और डी कैटेगरी कही जा रही हैं कि जहां जीत की संभावना बहुत कम है। ऐसी जगहों से भाजपा ने नाम सबसे पहले घोषित किए हैं। शायद इनमें टिकटों की मारामारी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, शायद यहाँ से नाम छांटना आसान रहा होगा, क्योंकि बहुत समय से यहाँ भाजपा अधिकतर सीटों पे हारते आई थी। ऐसी 21 सीटों पे घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस ने अभी तक कोई लिस्ट तैयार नहीं की है। किसी लिस्ट के लिए उसकी कोई गंभीर बैठक भी नहीं हुई है कांग्रेस की अभी। लेकिन मोदी और शाह के काम करने का तरीका थोड़ा तेज रफ्तार है। दिल्ली में एक बैठक हुई, उस बैठक में छत्तीसगढ़ के जो नेता शामिल हुए थे, उन नेताओं को भी ये अंदाज़ नहीं था कि कल लिस्ट आ रही है। अगले दिन भी सुबह तक लोगों को, भाजपा के लोगों को ये अंदाज नहीं था कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने वाली है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बतलाना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम में मेरे साथ भाजपा के एक नेता बैठे हुए थे कल। जिस वक्त ये टिकटों की घोषणा हुई तो मैं उनसे पूछ रहा था कि कल से चारों तरफ खबरें बन रही हैं। हमारे अखबार के रिपोर्टर ने भी खबर बनाई है कि कुछ 17 टिकटों की घोषणा होने वाली है। तो उन्होंने बंद कमरे में मुझसे ये कहा कि देखिए, ये सब उड़न टप्पू बातें हैं, ये उड़न छू बातें हैं, ये कोई टिकट की घोषणा अभी नहीं हो रही। जब वो बोल रहे थे तो उनका चेहरा मेरी तरफ था और मेरा चेहरा उनके पीछे के टेलीविज़न सेट की तरफ था। 10-15 सेकंड के भीतर ही ये घोषणा आने लगी कि छत्तीसगढ़ से 21 और शायद मध्य प्रदेश से 39 भाजपा के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। फिर मैंने उनको बतलाया, तब तक मुझको मेरे रिपोर्टर ने नाम की लिस्ट भेज दी थी। उनको मैंने दिखाया कि ये देखिए, नामों की घोषणा हो गई है। वो भी हक्का बक्का रहे। भाजपा के एकदम भीतर के चुनाव की तैयारी में लगे हुए एक प्रमुख व्यक्ति थे वो। उनको पता नहीं था कि चुनाव, ये टिकटें ऐसे घोषणा हो रही है। ऐसा हो गई घोषणा। तो भाजपा ने जो 21 नामों की घोषणा की है, इनको जब देखें तो इनमें 2 ऐसे लोग हैं जो वर्तमान या भूतपूर्व सांसद हैं, 2 हैं ऐसे, और इनके अलावा 3 ऐसे लोग हैं जो विधायक रह चुके हैं। ये हुए 10 सीटें अनारक्षित हैं। 21 में से 11 आरक्षित सीटें हैं, 10 अनारक्षित सीटें हैं। इन 10 में से एक अनारक्षित सीट सामान्य वर्ग की कही जाती है। वो ऐसी है कि जिस पे कांग्रेस के आज के एक आदिवासी विधायक हैं वहाँ से, प्रेम साय सिंह, जो कि मंत्री भी थे अभी तक। तो वहाँ से भाजपा ने भी एक आदिवासी को ही टिकट दी है। तो सामान्य सीट में कोई ऐसी बात होगी, उसका मिजाज ऐसा है, वहाँ पे आदिवासियों की पर्याप्त आबादी है कि वहाँ एक आदिवासी को कांग्रेस ने भी पिछली बार देकर विधायक बनाया था, मंत्री बनाया था। अभी भाजपा ने भी वहाँ से एक आदिवासी को टिकट दी है। इसके अलावा 4 साहू कैंडिडेट हैं, 2 कुर्मी कैंडिडेट हैं, एक शायद देवांगन कैंडिडेट है। ऐसा इस तरह का बंटवारा है। जो आरक्षित सीटें हैं उस पे तो आरक्षित लोग हैं ही। इनके अलावा 5 महिलाएं हैं। 21 लोगों में 5 महिलाएं। लेकिन इसको कोई पैमाना न मान लिया जाए कि 21 में 5 तो 90 में इतना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये वो सीटें हैं कि जिनमें भाजपा के हारने की संभावना बहुत है। यहाँ पे 2 चीज़ों को समझना है। एक तो यह है कि भाजपा के हारने की जो संभावना है वो कांग्रेस के पिछले प्रदर्शन को देखकर, 2018 के चुनाव के, और कांग्रेस के आज के विधायकों को देखकर,
कि ये विधायक अगर हैं तो कांग्रेस इसमें बीजेपी के कौन लोग जीतेंगे, कौन हारेंगे, ये एक बात देखी गई है। दूसरा यह है कि उन सीटों से सबसे अच्छे बीजेपी के कैंडिडेट कौन हो सकते हैं। मुझको इसके बारे में मिली जुली राय मिली है। मैंने इन पूरी 21 सीटों को खुद स्टडी नहीं किया है। मेरे राजनीति का संवाददाता शशांक तिवारी, उन्होंने आंकड़े निकाल के यहाँ के हर सीट के मिजाज को, जो कैंडिडेट बीजेपी ने जिनको बनाया है उनके बारे में कुछ बातें निकाल के मुझको दी हैं। मैंने और कई लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों का कहना है, कांग्रेस के एक बड़े नेता से मैंने पूछा, उनका कहना है कि 3 या 4 सीटें इसमें बीजेपी जीतेगी। जो हारी हुई सीटें हैं वहाँ पे लोगों को पहले टिकट दे दी गई है ताकि वो जितनी तैयारी करके जीत सकें वो जीत लें। लेकिन 3-4 सीटें यहाँ बीजेपी जीत सकती है। कौन सी 3-4 सीटें हैं? सरगुजा की एक सीट है जिसमें प्रदेश के भूतपूर्व गृह मंत्री, पंचायत मंत्री, कई विभागों के मंत्री रहे हुए रामविचार नेताम सांसद भी रहे हुए हैं, उनको टिकट दी गई है। ये वहाँ से एक टिकट। तो लोगों का कहना है कि कांग्रेस के बृहस्पति सिंह जो हैं वो अलोकप्रिय हो गए हैं। टीएस बाबा के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी साजिश की थी, तो कांग्रेस के भीतर उनके खिलाफ नाराज़गी है, तो बृहस्पति सिंह के खिलाफ रामविचार नेताम जीत सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लुंड्रा एक ऐसी सीट है सरगुजा की जिस सीट से एक प्रबोध मिंज को टिकट दी गई है। ये आदिवासी से ईसाई बने हुए हैं। अब इनके बारे में लोगों का कहना जो है वो बड़ा दिलचस्प है। मेरे संवाददाता का इनके बारे में कहना है कि लुंड्रा से हिंदू संगठनों के विरोध के बावजूद प्रबोध मिंज को टिकट दी गई है क्योंकि ये जीत की संभावना रखते हैं। अगर जीत की संभावना कोई रखता है भाजपा का तो यही रखते हैं ऐसा। अभी हम इसको जीत की संभावना के शब्दावली में न देखें, ये देखें कि भाजपा का वहाँ सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता था उस सीट पे, तो प्रबोध मिंज का नाम वहाँ से आया। ये पहले से हैं, भाजपा में नए नहीं आए हैं। तो लोगों का कहना यह है कि हिंदू संगठन वहाँ से, आरएसएस और हिंदू संगठन वहाँ से, ये इलाका जो है आदिवासियों के ईसाई बनने वाला इलाका है ये। तो हिंदू संगठन वहाँ से किसी हिंदू को लड़ाना चाहते थे, हिंदू आदिवासी को लड़ाना चाहते थे। लेकिन पार्टी ने दिल्ली में बैठ के जो तय किया वहाँ एक ऐसे व्यक्ति को दिया जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये वहाँ का सबसे अच्छा बीजेपी कैंडिडेट हो सकता है, ये उनका कहना है। अब हम कुछ ऐसी बिखरी बिखरी सीटों को देखें। खरसिया एक बड़ी दिलचस्प सीट है। ये बिलासपुर संभाग में आती है ये सीट। खरसिया से आपको याद होगा बहुत पहले अर्जुन सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने तय किया कि शुक्ल बंधुओं के छत्तीसगढ़ में आकर चुनौती देनी है शुक्ल बंधुओं की राजनीति को, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको चुनाव लड़ना था, तो उन्होंने खरसिया से उपचुनाव लड़ा था। खरसिया बाई इलेक्शन बड़ा विख्यात हुआ था, बड़ा विख्यात। चुनाव आयोग उस समय बहुत ढीला ढाला था, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, राज्य की पूरी ताकत वहाँ झोंक दी गई थी, पूरी पुलिस वहाँ झोंक दी गई थी, पूरा इंटेलिजेंस, सरकार की सारी मशीनरी। दिलीप सिंह जूदेव उनके खिलाफ उम्मीदवार थे। मैं 8-10 दिन रहा था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव देखने के लिए। बड़ी दिलचस्प कॉन्स्टिट्यूंसी है वो खरसिया। कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। जब कोई सीट नहीं जीती थी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, तो खरसिया की सीट जीती थी। ऐसी कांग्रेस सोच वाली सीट है वो। तो वहाँ से अभी नंद कुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल, ये वहाँ से विधायक हैं और मंत्री हैं। तो ये नंद कुमार पटेल आपको याद होगा, बस्तर के झीरम नक्सल हमले में शहीद होने वाले बड़े नेता थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, बड़े दमदार ओबीसी नेता थे वो। अगर नक्सल हमले में उनकी शहादत नहीं होती तो आज प्रदेश की ओबीसी की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, इसकी तस्वीर कुछ अलग रहती। तो ऐसे खरसिया से बीजेपी ने एक साहू को टिकट दिया है। अब मैंने पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों किया है। वो तो एक अघरिया सीट मानी जाती है, वहाँ पहले बहुत सारे अघरिया विधायक रहते आए हैं।
तो क्यों वहाँ पर एक साहू को टिकट दी गई? तो ये पता लगा मुझको कि अघरिया समाज ने बैठक करके आपस में ये तय किया कि हम 2 अघरिया आमने सामने खरसिया से क्यों लड़वाएं, विधायक तो एक ही बन पाएगा। तो जो भाजपा के दूसरे एक बड़े नेता हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, इस्तीफा देने वाले आईएएस हैं ओपी चौधरी, वो नौजवान हैं लेकिन भाजपा के भीतर अभी बहुत महत्वपूर्ण उनको माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ओपी चौधरी को किसी दूसरी सीट से लड़वाया जाएगा, वहाँ से कोई अघरिया कैंडिडेट नहीं रहेगा उनके खिलाफ। तो ऐसी कोशिश की जाएगी कि 2 अघरिया लड़के 1 अघरिया विधायक बने, उससे अच्छा 2 अघरिया अलग अलग सीटों से लड़के अलग अलग पार्टी से दोनों विधायक बन जाएं। तो शायद समाज ने ऐसा कुछ तय किया है। ये एक और चर्चित सीट पे मैं आना चाहता हूँ, राजिम। वहाँ रविशंकर शुक्ल के बेटे, श्यामाचरण शुक्ल के बेटे अमितेश शुक्ल, ये वहाँ के विधायक हैं और ताकतवर विधायक हैं। पूरा परिवार उनका कांग्रेस का रहा, पूरा परिवार उनका मध्य प्रदेश पर, अविभाजित मध्य प्रदेश पर, ओल्ड सीपी एंड बरार पर, केंद्र की राजनीति में दखल रखते आया है। तो अमितेश शुक्ला की जो सीट है राजिम, वहाँ से बीजेपी ने टिकट दी है एक ऐसे कैंडिडेट को जो पिछली बार जोगी कांग्रेस से वहाँ से लड़ा था। नाम है रोहित साहू। जोगी कांग्रेस से लड़ा था, कुछ 20-21 हज़ार वोट पाए थे तीसरे कैंडिडेट के रूप में वहाँ रोहित साहू ने। लेकिन वो बाद में, चुनाव के बाद वो भाजपा में आ गए थे रोहित साहू। अब उनको टिकट दी गई है। लेकिन मुझको कुछ फीडबैक वहाँ से ये मिल रहा है कि राजिम के भाजपा के लोग बड़े नाराज हैं कि कल आया, वो जो कहते हैं ना कि आग लेने आई और घर संभाल बैठी, तो ये कल आया है भाजपा में, आज भाजपा ने उसको वहाँ से उम्मीदवार बना दिया। ऐसा लोगों का मानना है कि वहाँ नुकसान हो सकता है भाजपा कैंडिडेट को, भाजपा कार्यकर्ता हो सकता है उसका ठीक से काम ना करें। लेकिन मैं यहाँ का एक दूसरा गणित आपको बताता हूँ। बगल की सीट अभनपुर जो है, जिसमें धनेंद्र साहू विधायक हैं, और अगर जाति समीकरण मंत्रिमंडल में इस तरह से नहीं रहता तो वो मंत्री बनने के लायक वजनदार विधायक हैं। वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बड़े नेता हैं वो, साहू समाज के भी बड़े नेता हैं, कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं, और उनकी सीट जो है राजिम सीट से लगी हुई है। और श्यामाचरण शुक्ल के समय से, श्यामाचरण, अमितेश शुक्ला, ये लगातार कोशिश करते थे कि राजिम के साहू वोटों को पाने के लिए बगल के अभनपुर में साहू को ही टिकट दी जाए, कांग्रेस का कैंडिडेट साहू ही रखा जाए वहाँ से। तो इस साहू वोटों की ऐसी महिमा थी। अब एक बात ये उठती है कि भाजपा ने अभनपुर में भी एक साहू को टिकट दी है और लगे हुए राजिम में भी साहू को टिकट दी है। तो क्या ये बात उस कैंडिडेट के पक्ष में जाती है कि दोनों के दोनों साहू कैंडिडेट हैं अगल बगल, तो साहू समाज के वोट क्या अमितेश के मुकाबले भाजपा के साहू को वहाँ जिता देंगे? ये एक सोचने की बात है। एक और जगह साहू समाज का ऐसा टकराव हुआ है, खुज्जी विधानसभा सीट है, वहाँ की छन्नी साहू। आपने अगर हमारे चैनल पर छन्नी साहू का बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू देखा होगा, खूब सुंदर बोलती हैं, बहुत अच्छा मुस्कुराती हैं, और मनरेगा की मजदूरी से उन्होंने काम शुरू किया था, डेली वेजेस। मनरेगा में मिट्टी खोदने का काम करती थी, मजदूर थी, वहाँ से शुरू किया था। गांव में दूसरों का मकान बनाती थी, मिट्टी का थाप थाप के मकान बनाती थी। छन्नी साहू ने इंटरव्यू देते हुए मुझसे कहा था कि भैया मैं छत्तीसगढ़ी में बोल लूँ का? तो मैंने उनको कहा कि तें छत्तीसगढ़ी में तभी बोल जब मैं छत्तीसगढ़ी में तोर से सवाल करूं। तो मैंने भी अपनी टूटी फूटी काम चलाऊ छत्तीसगढ़ी में 1 घंटा उनसे छत्तीसगढ़ी में बात की थी। तो खुज्जी से छन्नी साहू के खिलाफ बीजेपी ने एक साहू महिला को टिकट दी है वहाँ पे। तो साहू समाज जो है वो खरसिया के अघरिया समाज की तरह उसने कोई ऐसी सामाजिक स्ट्रेटेजी शायद नहीं बनाई कि धनेंद्र साहू के मुकाबले एक साहू है, छन्नी साहू के खिलाफ दूसरी साहू है,
तो ऐसे समाज के वोट बट रहे हैं दोनों तरफ, कांग्रेस और भाजपा के बीच में, इस तरह का है। अब इस लिस्ट के बारे में मैं आपको बतलाऊं तो एक तो यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ के सारे संभाग कवर हो गए हैं, कोई ना कोई कैंडिडेट आ गए हैं। सरगुजा के हैं, बिलासपुर संभाग के हैं, रायपुर, दुर्ग और बस्तर, सभी संभागों के कुछ कुछ नाम आ गए हैं। तो हलचल शुरू हो जाएगी। भाजपा के जो एक प्रमुख व्यक्ति जो मेरे पास कल बैठे थे, जिनको अंदाज नहीं था कि लिस्ट आ रही है, लेकिन उनकी पार्टी की तैयारी पूरी थी। लिस्ट घोषित होने के 1-2 घंटे के भीतर ही इनमें से हर कैंडिडेट के नाम, विधानसभा क्षेत्र के नाम, नारे, पार्टी, चुनाव चिन्ह, उसके रंगीन पोस्टर शानदार बने हुए तुरंत आ गए, अखबारों के दफ्तरों में, व्हाट्सएप से आ गए। हम भी आपको शायद दिखाएंगे, इसके बैकग्राउंड में कुछ लोगों के दिखाएंगे आपको। तो भाजपा इतनी तैयारी में है कि ये 21 सीटें जिनकी उम्मीद नहीं थी, पूरी तरह से हारी हुई सीटें, सबसे कमज़ोर सीटें, उसके भी लोगों के पोस्टर बना के उसने 1-2 घंटे के भीतर जारी कर दिए पार्टी ने। तो पार्टी की ये तैयारी चल रही है, उसका चुनाव का वार रूम जो भी होगा, युद्ध नियंत्रण कक्ष जो भी होगा, वहाँ काम ठीक चल रहा है, वहाँ रफ्तार से वो लोग काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस जो है उसके सामने एक चुनौती ये आ गई है कि कांग्रेस क्या करे, किन लोगों को टिकट दे, लिस्ट कैसे बनाए, इतने जल्दी कैसे बनाए। कांग्रेस की जो आखिरी की जो ताज़ा बैठक हुई थी उसमें कुल मिला के एक बात तय हुई थी, ब्लॉक स्तर से लोगों के नाम बुलवाए जाएं। ये औपचारिकता हमेशा से होती है, टिकटें जिनको देना रहता है वो राजधानियों में तय होती हैं, लेकिन ब्लॉक के लोगों को ये लगे कि उनकी भी बात सुनी गई, तो इसलिए ब्लॉक स्तर से नाम बुलाए जाएं। इस किस्म की बात होकर पिछली बैठक खत्म हो गई है। अब कांग्रेस में जो एक चर्चा चल रही थी, मुझको जो पता लगा है वो ये है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, और कल चाहते हैं इस लिस्ट के बाद, ऐसा नहीं, पहले से चाहते हैं। वो 2 हफ्ते पहले से चाहते थे, जब छत्तीसगढ़ के लोगों की राहुल खड़गे के साथ मीटिंग हुई थी, तब से चाहते हैं कि कांग्रेस की लिस्ट जल्दी आ जाए। कांग्रेस इसका उल्टा करने जा रही है। जो मुझको पता लगा है कि कांग्रेस में जिनकी जीत की संभावना सबसे ज़्यादा है, या जिनकी टिकटें नहीं काटना है जिनकी टिकटें, मुख्यमंत्री हैं या विधानसभा अध्यक्ष होंगे या डिप्टी सीएम होंगे या और कई मंत्री होंगे, ऐसे कई बड़े नेता होंगे जिनकी टिकटें नहीं काटना है, ऐसे 15, 20, 25 लोगों की टिकटों को पहले घोषित कर दिया जाए। ऐसी तैयारी चल रही है कांग्रेस में। लेकिन ये घोषणा जब होती है तब होती है, इसके बिना भी हम एक चीज़ तो जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता हैं। यहीं राजधानी रायपुर से लगी हुई उनकी सीट है, पाटन, दुर्ग जिले में पड़ती है लेकिन लगी हुई है, बीच में एक नदी का पुल भर है। उस पाटन से बीजेपी ने विजय बघेल को टिकट दी है, जो कि आज सांसद हैं, उसके लोकसभा सदस्य हैं, लड़कर जीते हुए लोकसभा सदस्य हैं। वो भूपेश बघेल के भतीजे भी लगते हैं रिश्ते में। ये दोनों पहले भी एक से ज़्यादा चुनाव आमने सामने लड़ चुके हैं, और अगर मुझको ठीक से याद पड़ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को हरा चुके हैं। भूपेश बघेल और विजय बघेल पहले भी एक दूसरे को हरा चुके हैं। ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है। दोनों का घर वहीं आसपास है, दोनों बाहरी नहीं हैं, दोनों वहीं के हैं, दोनों की एक जाति है, दोनों कुर्मी हैं, रिश्तेदारी भी है, अलग अलग पार्टियों की राजनीति जरूर करते हैं। तो उनको वहाँ विजय बघेल को बनाया गया। विजय बघेल आज छत्तीसगढ़ में जो नेता दिख रहे हैं दूसरी पीढ़ी के, रमन सिंह की पीढ़ी के बाद का अगर देखें तो जो दूसरी पीढ़ी के बड़े नेता दिख रहे हैं, विजय बघेल उनमें से एक है। ऐसा भी माना जा रहा है कि विजय बघेल को वहाँ से उतार कर पार्टी ने एक सांसद को वहाँ झोंक दिया है। तो हो सकता है कि एक विधायक उम्मीदवार से ऊपर भी उनका नाम किसी तरह से आए। मैं अभी ऐसी अटकलबाजी में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन विजय बघेल को आज बड़ा नेता माना जा रहा है। और एक हारी हुई सीट
जो कि सबसे कड़े टक्कर की सीट रहेगी। भूपेश बघेल की सीट आसान नहीं रहेगी, वहाँ झोंका गया है विजय बघेल को। तो पूरे प्रदेश में जो सबसे दिलचस्प मुकाबले रहेंगे शायद उसमें से एक यहाँ रहेगा। और मुझको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान भर से जो लोग अखबार वाले, टीवी चैनल वाले जो रिपोर्टिंग के लिए यहाँ आएंगे, उनको कम से कम एक विधानसभा सीट राजधानी रायपुर से लगे हुए 20-25 मिनट की दूरी पे ऐसी मिल जाएगी जहाँ पे मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ एक भाजपा का सांसद चुनाव लड़ रहा है, ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बगल में रिपोर्टिंग के लिए मिल जाएगी। तो ये मैंने 21 सीटों में से कुछ सीटों का हाल आपको बताया है। मैं इन तमाम सीटों का हाल 21 का नाम बताऊंगा आपको तो वो बहुत लंबा वक्त लगेगा। हमारे अखबार में ये विश्लेषण पूरा छप रहा है, जो मुझको मेरे रिपोर्टर ने बना कर दिया है, शशांक तिवारी जी ने। ये पूरा का पूरा विश्लेषण अखबार में छप रहा है, तो आप छपे हुए अखबार में वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं। मैं उतना लंबा आपका समय लेना नहीं चाहता, लेकिन अब मैं यहाँ पर दो बात कहना चाहता हूँ। एक तो यह है कि भाजपा ने एक किस्म से रणनीतिक बढ़त ले ली है, पहली चाल चल दी है। जैसे कि कोई टॉस जीत के कोई टीम पहला फुटबॉल को पहली किक मारती है, तो ऐसा पहली किक यहाँ भाजपा ने मार दी है। हालांकि बसपा 9 कैंडिडेट की घोषणा कर चुकी है, लेकिन हम यहाँ मुकाबला मोटे तौर पे इन दो पार्टियों में अभी देख रहे हैं। तो भाजपा ने एक बढ़त ले ली है, एक लीड ले ली है टिकट की घोषणा में। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये भाजपा की सबसे निकृष्ट संभावनाओं वाली टिकटें हैं, सबसे कमज़ोर संभावनाओं वाली टिकटें हैं। तो भाजपा ने पीछा छुड़ाया है कि लो अभी से तैयारी करो, 3 महीना लड़ो, जीत के आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं आ सकते हो तो सीटें तो गई हुई हैं। ऐसा कांग्रेस के कुछ लोगों का मानना है, ऐसा कुछ और लोगों का भी मानना है। देखते हैं हम क्या होता है। कांग्रेस की पहली सीट, उसकी सबसे बड़ी जीत ओपनिंग बल्लेबाज वाली आने वाली थी। जो ओपनिंग बल्लेबाज सबसे ज़्यादा रन बना सकते हैं, ऐसी वाली आने वाली थी कांग्रेस की। और बीजेपी की जो आई है वो ये है कि जो 9वें-10वें नंबर पे जो बैट्समैन उतारे जाते हैं, अब और कोई नहीं बचा है, तो शायद 2 रन भी बना ले ये, शायद आखिरी बॉल में एक छक्का घुमा दे, लग जाए तो लग जाए। तो भाजपा ने शायद उस तरह की ये सीट, उस तरह की सीटें बांटी हैं। तो ये इसको मैं बहुत प्रतिनिधि नहीं मानता हूँ कि 5 महिलाओं को अभी मिला है तो पूरा मिला के शायद 25 महिलाओं को मिल जाए। ऐसा मैं कोई वो करना नहीं चाहता हूँ, अंदाज़ लगाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि कल से भाजपा ने हलचल मचा दी है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक उथल पुथल चालू हो गई है। और कुछ नहीं होगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों के खुफिया विभाग, दोनों ही बड़ी पार्टियां और छोटी छोटी पार्टियां, ये सब इन 21 सीटों को लेके तो अब बैठी हैं अगली लिस्ट आने तक। ये 21 जो हैं एक पैमाना बन गया है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद नेताम के सर्व आदिवासी समाज के लिए, बसपा गोंडवाना के लिए और किसी के लिए, सब के लिए ये सीटें एक पैमाना बन गया है कि अब यहाँ से उम्मीदवार छांटना है। तो भाजपा ने कल तमाम पार्टियों को एक काम दे दिया, काम से लगा दिया। ऐसा भाजपा ने बॉल को रोल कर दिया है। उसने लूडो का छक्का लाके गोटी अपनी पहली चल दी है। देखते हैं आगे क्या होता है। इन 21 सीटों का विश्लेषण, इन 21 सीटों की रिपोर्टिंग, इन 21 सीटों के कैंडिडेट जो घोषित किए गए हैं उनसे बातचीत, अखबार वालों को, टीवी वालों को, वेबसाइट वालों को, यूट्यूबर्स को, इनको भी काम मिल गया है। तो एक चुनाव का माहौल भाजपा ने शुरू कर दिया है। देखना है कांग्रेस कितने दिन लेती है अपनी पहली लिस्ट लाने में। उससे भी समझ आएगा कि कांग्रेस की नामों की तैयारी कितनी है। फिर मिलते हैं हम किसी और खबर को लेकर। आज इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। हम इसके साथ में YouTube पर इसके जो इंट्रोडक्शन के साथ में हम लिंक भी डाल देंगे, तो आप वहाँ पे इन तमाम नामों को देख सकते हैं, नामों का विश्लेषण भी देख सकते हैं हमारे अखबार में, उसको हम वहाँ डाल देते हैं। मैं तो आज आपको एक वृहद तस्वीर
पेश करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ था। फिर किसी खबर को लेकर मैं आपके बीच आऊँगा। आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो इसके सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, नीचे टिप्पणी ज़रूर कीजिए। आपकी लिखी हुई बातों से हमको समझ आता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरा यह है कि अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगा कर रखिए। चौपहिया में बैठते हैं तो आप सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे के वक्त जान इन्हीं चीज़ों से बचती है। फिर मिलते हैं।